पठान में एसआरके की एंट्री पर थिएटर्स ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गए थे। लेकिन वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स हैं, उसके टीजर और ट्रेलर का रिएक्शन भी काफी मिक्स्ड था। अच्छा लगता है, आप क्यूरियस होते हो कि हाँ भाई यार, कहानी को लेकर एक इंटरेस्ट तो जाग रहा है। फिर जब वो स्पेक्टिकल पे सेकेंड हाफ पे जब शिफ्ट होते हैं, तो एज एन एक्शन मूवी होने के नाते वो काफ़ी डिसअपॉइंट करता है कि यार मैं वॉर्स जैसी मूवी से तो ऐसा एक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। So the obvious question is, what went wrong with YRF Spy Universe? 2012 में आई सलमान खान की एक था टाइगर, जो आज स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म मानी जाती है। बट उस टाइम ना ऑडियंस ना YRF को कोई अंदाज़ा था कि आगे चलकर ये फिल्म एक शेयर्ड यूनिवर्स का फाउंडेशन बनेगी। नाउ दिस फिल्म हैड एवरीथिंग जो मास ऑडियंस देखना पसंद भी करती है। एक स्टाइलिश रॉ एजेंट, कूल एक्शन सेट पीसेस, लव स्टोरी जो आजकल ट्रेंड में भी है, और एक बेहतरीन सा म्यूजिक एल्बम। सैयार और बंजारा तो मैं आज भी कभी कभी लूप पर सुनता हूँ। देख तो कैसे शर्मा। दिस फिल्म वॉज अ ह्यूज सक्सेस और टाइगर एक इंडियन पॉप कल्चर आइकन बन गया। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक कमी थी, एक प्रॉपर एंटागनिस्ट का ना होना, जिसे सॉल्व किया 5 साल बाद आई इसकी सीक्वल टाइगर जिंदा है ने। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। जहां पिछली फिल्म डायरेक्ट की थी कबीर खान ने, तो इस बार अली अब्बास जफर वॉज ऑन द डायरेक्टर्स चेयर, जिन्होंने इसके पहले सुल्तान में सलमान खान को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया था। हिट निकला हुआ है इसका। और तुम 40 साल की एक रनडाउन देसी रेसलर उठा लाए। अब इस फिल्म में टाइगर को मिशन दिया गया इराक में किडनैप नर्सेस को बचाना, वो भी रॉ और आईएसआई के जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू। इस बार टाइगर के साथ थी जोया और विलन भी था एक ग्लोबल लेवल टेररिस्ट अबू उस्मान। इस फिल्म ने अपने प्रीक्वल के सभी एस्पेक्ट्स को डबल डाउन करके दिखाया, फिर चाहे वो इमोशन हो, एक्शन हो या फिर फिल्म का स्केल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टाइम ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, दोज वर द प्राइम ईयर्स ऑफ सलमान खान। उनकी हर फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल थी, जिसका फ़ायदा इस फिल्म को भी हुआ। अब तक हम एज ऑडियंस टाइगर और जोया से तो कनेक्ट हो चुके थे, लेकिन 2019 में YRF ने एक नई स्पाई की एंट्री करवाई, ऋतिक रोशन एज कबीर इन वॉर। इस फिल्म की हाइप नेक्स्ट लेवल पे थी। और इसे प्रमोट भी किया जा रहा था एज ऋतिक वर्सेस टाइगर, द बैटल ऑफ 2 बिगेस्ट एक्शन स्टार्स इन इंडिया। स्पाई यूनिवर्स की ये पहली फिल्म थी जो मैंने खुद थिएटर में देखी थी, वो भी ब्लैक में टिकट देके। इस पर भी बात करूंगा किसी वीडियो में। इस फिल्म का वर्ल्ड काफ़ी स्टाइलिश और इंटेंस था, जो कि पिछली दोनों मूवी से काफ़ी अलग था। टाइगर और जोया जहाँ रोमांटिक और इमोशनल जोन में थे, और कबीर का वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा ग्रिटी और मिशन फोकस्ड था। लेकिन काफ़ी जल्द सब कुछ चेंज होने वाला था। अराउंड लेट 2020 कुछ न्यूज़ सरफेस होने लगी कि शाहरुख खान YRF के साथ एक एक्शन फिल्म से अपना कमबैक करने वाले हैं। इसे डायरेक्ट करने वाले थे वॉर के ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। ऑन 2 मार्च 2022 YRF ने एक शॉर्ट अनाउंसमेंट टीजर ड्रॉप किया फीचरिंग दीपिका पादुकोण एंड जॉन अब्राहम। लेकिन कुछ फोटोज लीक हुई जिसमें SRK और सलमान खान YRF स्टूडियोज़ के अंदर शूट कर रहे थे, जिसे देखकर लोग स्पेक्यूलेट करने लगे क्या टाइगर और पठान एक फिल्म में तो नहीं है। अंटिल 2023 पठान के रिलीज के एक दिन पहले YRF ने इन सारे स्पेकुलेशंस को एंड करते हुए एक इंट्रो एनिमेशन लॉन्च किया। हम तो कल भी आए थे मूवी देखने के लिए, कल भी टिकट नहीं मिली, आज फिर आए, आज भी टिकट नहीं मिली। बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर। पठान की रिलीज कोई नॉर्मल रिलीज नहीं थी, बल्कि इट वॉज अ ह्यूज गैम्बल फॉर YRF एज वेल एज SRK। और एक चीज़ उस टाइम अपने पीक पर थी, द बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। लोग सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म, वीक स्क्रिप्ट्स, रीमेक्स और बॉलीवुड के फेक ग्लैमर को रेलेंटलेसली कॉल आउट कर रहे थे। इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से हिल गई थी। यहाँ तक कि YRF की लास्ट कुछ फिल्म्स तो बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। पठान को भी कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। बेशरम रंग सॉन्ग में
दीपिका के आउटफिट पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के आरोप लगे। पॉलिटिकल लीडर्स ने फिल्म को बैन करने की डिमांड की। इस व्यू से इत्तेफाक रखती हैं, वो सेंसर बोर्ड से गाने को और फिल्म को ही बैन की मांग कर रहे हैं। और कुछ स्टेट्स में तो थिएटर्स के बाहर एक्चुअल प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर द हिस्ट्री दे वर अबाउट टू विटनेस। इस फिल्म में सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका ही बदल दिया। ओपनिंग डे पे 57 और रिपब्लिक डे पे 70 करोड़ से भी ज़्यादा कमाकर हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस फिल्म ने वापस ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक खींच लिया। जो भी नेगेटिविटी इस फिल्म को लेकर स्प्रेड हो रही थी, दैट वर्कड इन इट्स फेवर। और भाईजान की एंट्री पे तो थिएटर स्टेडियम में कन्वर्ट हो गए। इस फिल्म ने बॉलीवुड को रिवाइव किया और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को ऑफिशियली लॉन्च किया। पठान की मैसिव सक्सेस के बाद लोग स्पाई यूनिवर्स को लेके काफ़ी क्यूरियस थे। वाईआरएफ ने एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए एंड द नेक्स्ट इन लाइन वाज टाइगर 3। सलमान खान वाज कमिंग बैक टू प्ले वन ऑफ हिज मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर। और इसमें पठान का कैमियो भी ऑलमोस्ट कंफर्म था, लेकिन इसके ट्रेलर्स और पोस्टर्स को देखकर पब्लिक रिएक्शंस काफ़ी पोलराइजिंग थे। कह तो सही रहे थे। और इस फिल्म को लेकर हाइप कहीं ना कहीं फेड होती हुई नजर आई। फिल्म रिलीज हुई और ओपनिंग भी डिसेंट थी, लेकिन वो एक्सप्लोजन नहीं हुआ जो लोग पठान के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्शन और प्रोडक्शन वैल्यू स्ट्रॉन्ग थे, पर कहानी में नया क्या था? फिर वही फेमिलियर बीट्स, टाइगर और जोया, रॉ वर्सेस आईएसआई और एक प्रेडिक्टेबल सा फ्लैशबैक विलन। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 470 करोड़ के आसपास कमाए, जो कि ठीक था, बट हाइप के हिसाब से काफ़ी अंडरवेलमिंग। इवन एसआरके का कैमियो, जो पठान में एक थिएटर एक्सपीरियंस था, यहाँ पर सिर्फ एक फन मोमेंट बनकर रह गया। पठान के बाद लग रहा था कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स अनस्टॉपेबल होगा, लेकिन टाइगर 3 को हाइप के बावजूद मिक्स्ड रिएक्शंस मिले और वॉर 2 को लेकर भी पब्लिक डिवाइडेड है। लेकिन ऐसा क्यों? इसे डिकोड करने से पहले तुम ये पोस्टर्स देखो। कुछ रियलाइज किया? लुक एंड फील काफ़ी सिमिलर है इनकी। यही प्रॉब्लम इन मूवीज़ की भी थी, जहाँ हर फिल्म की फील और एस्थेटिक्स अलग होने चाहिए थे, वो चीज़ कहीं दिख नहीं रही थी। और भाई विलन्स, ट्रेलर्स में जहाँ उन्हें इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था, मगर फिल्म का थर्ड एक्ट आते आते पता नहीं इन्हें क्या हो जाता था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिम फ्रॉम पठान। अगर इस स्पाई यूनिवर्स में अभी तक कोई इम्पैक्टफुल विलन रहा है तो वो यही है। इंडिया को लेके इसकी जो हेट्रेड थी और इसके मोटिवेशंस को फिल्म ने काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश किया, लेकिन क्लाइमैक्स तक आते थे पता नहीं इसके स्मार्टनेस को क्या हो गया। एक एक्स सोल्जर और स्ट्रैटेजिस्ट होने के बाद भी पठान से वन ऑन वन उलझने की क्या ज़रूरत थी? रक्तबीज को रिमोटली भी तो एक्टिवेट किया जा सकता था। टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन नहीं, एक क्लीशेड से फाइनल बैटल के बाद खाई से जो गिरना था इसे, अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम अच्छे से समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारी फिल्म्स कभी भी अपने विलन्स को एक बड़ा थ्रेट बनने ही नहीं देती। 5 फिल्मों के बाद भी अभी तक इस यूनिवर्स के बिग बैड की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एंड आई होप वॉर 2 इन सब चीज़ों को फिक्स करते हुए हमें एक इम्पैक्टफुल फिल्म डिलीवर करे, जो आगे की फिल्मों के लिए एज अ कैनन एक्ट करे, वरना टाइगर वर्सेस पठान तक कहीं इस यूनिवर्स का हाइप ना ख़त्म हो जाए। बाकी अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स के यूजुअल ट्रोप्स को फॉलो करेगी, या इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलेगा? अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी डाउनफॉल ना आ जाए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास शांति बनाए रखें।